एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, फिजिक्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर 4 जो है वो रह गया, वो पहले हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चेक करेंगे तो प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर 4 के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 5 में कवर करवा चुकी पूरा, अब बचा है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर 5 में कुछ चीजें हैं जैसे कि कुछ प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनके कैरेक्टर, ये सब आप बुक से भी कर सकते हैं बेटा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस नए चैप्टर की जो शुरुआत है वही धांसू होगी, क्योंकि शुरुआत में ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दे दिया। जैसा कि आपको नाम ही दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित सबसे पहले जो प्रयोग किए गए थे वो किए गए थे वैज्ञानिक फैराडे और वैज्ञानिक हेनरी के द्वारा सन 1830 में। 1830 में फैराडे और क्या बोलते से हेनरी, दोनों ही वैज्ञानिकों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी अलग अलग प्रयोग किए और इनकी व्याख्या की, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। शुरुआत में अभी जो हमें समझना है वो है बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक नई डेफिनेशन, जो कि है विद्युत फ्लक्स। आज हम पहले समझेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है, जिसके कारण ही प्रेरण की घटना होगी। और जब विद्युत फ्लक्स समझ के हो जाएगा तो हम समझेंगे चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम या गॉस प्रमेय। ठीक है, चुंबकत्व संबंधी गॉस थ्योरम या गॉस प्रमेय हमें समझना है। गॉस थ्योरम या गॉस प्रमेय समझने से पहले हमें समझना है विद्युत फ्लक्स क्या है। तो क्या है विद्युत फ्लक्स? आप सभी जानते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक यह चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, लाइक कि अगर इस क्षेत्र में कोई चुंबकीय चीज आएगी, कोई चुंबकत्व संबंधी वस्तु आएगी, कोई लोहा, कोबाल्ट, गैडोनीलियम, निकेल, ऐसी धातुएं आएंगी, तो ये चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, या अगर समान ध्रुव आ गए तो उन्हें प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम जानते हैं कि ध्रुव एन से लेके एस तक कुछ बल रेखाएं निकलती हैं, जो कि अदृश्य होती हैं, काल्पनिक होती है। इन बल रेखाओं के ऊपर मैंने 1 मिनट शॉर्ट बहुत प्यारा बना के दिया है, आपको जाइए और वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में आपको चुंबकीय बल रेखाएं पूरी समझ में आ जाएगी। कुछ यूं, चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं एस से एन की ओर चलती हैं, जबकि चुंबक के बाहर एन से एस की ओर चलती हैं, और इस प्रकार बाहर और अंदर का मिलाएं तो ये बल रेखाएं एक बंद वक्र या बंद पॉश बनाती हैं। तो जब आप किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इन बल रेखाओं की संख्या गिनो कि ये बल रेखाएं कितनी हैं जो कि यहाँ से निकल रही हैं, कौन सी बल रेखाएं बेटा? इन्हें हम कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या जो है, इस कुल संख्या को ही कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, हम बात करेंगे, सॉरी मैंने विद्युत फ्लक्स गलत लिख दिया, यहाँ जो हमें पढ़ना है वो है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स हमें समझना है, चुंबकीय फ्लक्स संबंधी हम समझेंगे गॉस का नियम। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक से चारों तरफ निकलती है चुंबकीय बल रेखाएं। इन चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक रेज, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को ही कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जहां तक ये बल रेखाएं गुजर रही हैं
वो हो जाएगा प्रभावी क्षेत्रफल, व प्रभावी क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रभावी क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। जब आपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या गिनी तो इन बल रेखाओं की कुल संख्या को ही बेटा चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से दर्शाते हैं। अथवा में आपने एक और डेफिनेशन लिखी है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बल रेखाएं निकल रही हैं तो बल रेखाओं की संख्या अधिक है तो तीव्रता अधिक होगी, कम है तो कम होगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही यहाँ पे सघन और विरल क्या बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रभावी क्षेत्रफल, मान लो ये रहा किसी एकांक ध्रुव के कारण बना चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं और इनका जो प्रभावी क्षेत्रफल है वो है बेटा इतना पूरा, जिसे हम दर्शाएंगे डेल ए से। डेल ए रहा इन बल रेखाओं का प्रभावी क्षेत्रफल और बल रेखाओं के कारण जो तीव्रता है वो हम मानेंगे बी। तीव्रता है बी, बल रेखाओं की संख्या को हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स और जहां तक ये बल रेखाएं गुजर रही हैं इस क्षेत्रफल को हम दर्शाएंगे डेल ए से। तब आपकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी कि चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रभावी क्षेत्रफल, प्रभावी क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को बेटा फाई से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से दर्शाते हैं और प्रभावी क्षेत्रफल आपने डेल ए माना है तो डेल ए, इसको देखकर आप बोलोगे कि चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता इंटू प्रभावी क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर है। ये रहा बेटा चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र। यहीं से हम निकालेंगे इसका SI मात्रक, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल तो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन, इसे हिंदी में लिख देती हूँ, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। इसका एक और मात्रक होता है बेटा वेबर। एक मात्रक ये, दूसरा मात्रक ये। अगर ऐसा ही मात्रक की बात करोगे तो एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर और दूसरा होता है वेबर। और अगर बात होगी सीजीएस मात्रक की तो इसका सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। एक मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर, दूसरा मात्रक हो गया वेबर और सीजीएस मात्रक हो गया मैक्सवेल। और ये एक अदिश राशि है। जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्या है चुंबकीय फ्लक्स,
तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या गिने तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स है। या चुंबकीय बल रेखाओं के कारण हम तीव्रता निकालें और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और जितना भी यहाँ प्रभावी क्षेत्रफल है इसका गुणनफल ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को बेटा फाई से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b और प्रभावी क्षेत्रफल डेल a। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो होगा फाई बराबर b इंटू डेल a। मात्रक की बात करोगे तो इसका एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर और दूसरा हो जाएगा वेबर और सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये तो था क्या, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स समझ गए तो गॉस थ्योरम भी समझ जाओगे। गॉस थ्योरम कुछ खास नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स संबंधी हमें गॉस थ्योरम समझना है। तो अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया तो सेम इसी के जैसा है बेटा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, पिछला वाला जो था विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट यहाँ पे आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब हम समझते हैं चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। ठीक है, चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम कुछ इस प्रकार है। ये जो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है, अगर यहाँ कोई एकांक ध्रुव रखा हुआ है तो चारों ओर का क्षेत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से जो ये रेखाएं गुजर रही हैं इन्हें हम कहेंगे बेटा चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है चुंबकीय फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ के समानांतर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, बंद पृष्ठ के समांतर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। बंद पृष्ठ के समांतर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। मान लो ये एक बंद पृष्ठ है, इसे समानांतर चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। इसका जो प्रभावी क्षेत्रफल जहां तक ये अपना प्रभाव दिखाएगा वो है डेल ए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसके कारण बी। तो बी को हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं, एक लंबवत एक आधार। लंबवत घटक होगा बेटा v sin थीटा, आधार वाला घटक होगा v cos थीटा। तो डेफिनेशन के अनुसार अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स चाहिए तो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, जो कि b और डेल a यानी कि तीव्रता और प्रभावी क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होगा। अब अगर आपको कुल चुंबकीय फ्लक्स चाहिए तो कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी कि डेल फाई, तीव्रता आपकी b है, प्रभावी क्षेत्रफल डेल ए है, लेकिन b के साथ यहाँ जो कोण बन रहा है वो है थीटा। b के साथ ये रही b बेटा, b के साथ यहाँ जो कोण बन रहा है वो है थीटा और थीटा का b के साथ जो आधारवत घटक है वो है b cos थीटा। तो b का कौन सा घटक लेंगे हम, cos थीटा। इनटू में क्या लेंगे, cos थीटा। यदि ये जो है ये इस तल के समानांतर है, यानी कि जो थीटा बन रहा है तल के समानांतर है, मतलब थीटा का मान कितना है 90, तो cos थीटा का मान हो जाएगा cos 90 और cos 90 का मान होता है 0। इस स्थिति में डेल फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स v इंटू डेल ए इंटू कॉस थीटा का मान 90 का मान 0, सबका आपस में गुणा करोगे तो डेल फाई का मान हो जाएगा 0। डेल फाई का मान 0,
यानी कि B इंटू डेल A जो हमारा निकल रहा था वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई होके क्या निकलेगा, शून्य। तो आप लिख सकते हो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य। और यही चुंबकत्व संबंधी गॉस थ्योरम है। ठीक है, आपको पहले चुंबकीय फ्लक्स बताना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय पृष्ठ है, चुंबकीय फ्लक्स है। जितनी बल रेखाएं अंदर आ रही हैं उतनी ही बल रेखाएं इससे बाहर जा रही हैं, अर्थात एकांक ध्रुव अगर कहीं रखा हुआ है, जितनी बल रेखाएं अंदर प्रवेश की उतनी ही निकल गई, तो अंदर पृष्ठ के कुछ बचेगा क्या, नहीं। और जब अंदर कुछ रहेगा ही नहीं तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, शून्य। लेकिन ऑप्शन में पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखना है बेटा कि अगर बंद पृष्ठ से समानांतर चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, बंद पृष्ठ के समानांतर उसको काटते हुए चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, तो यह चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होगा और यही गॉस का नियम है। अब आपने फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी, तीव्रता इंटू प्रभावी क्षेत्रफल। यहाँ आपने तीव्रता को दो लंबवत घटकों में तोड़ दिया, लंबवत घटक b sin थीटा, आधारवत घटक b cos थीटा। जो आधार वाला घटक है वही क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो आप लिखोगे कि ये जो b है इसका आधार वाला घटक है b cos थीटा, आपको वही लेना है बेटा। आपने ले लिया b cos थीटा, डेल a तो चल रहा था। cos थीटा का मान अगर 90 हो, थीटा का मान क्या हो, 90। यहाँ देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, इस स्थिति में cos 90 की वैल्यू शून्य होती है। जब cos थीटा की वैल्यू शून्य हो जाएगी और सबका आपस में गुणा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या निकलेगा, शून्य। अर्थात बंद पृष्ठ के समानांतर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है और यही गॉस का नियम है। ये जो है यही गॉस का नियम है। जो हमने पढ़ा वो है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन, उसका सूत्र, वो कैसी राशि है, उसके मात्रक क्या क्या हैं, और फिर हमने समझा बेटा चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम जो कि 2 लाइन का है। बस इतना ही आपको पढ़ना है और इतना सा ही डायग्राम बनाना है, आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 2 या 3 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम समझेंगे स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन और साथ ही हम समझेंगे फैराडे के नियम। तो ख्याल रखिए अपना। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी कर लीजिए, वहां पे भी आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डलते रहती है बेटा। क्विज डलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डालने चालू कर दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, उसका हम ना छोटा छोटा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन बना के डालते हैं, बहुत हेल्पफुल है। आप चाहो तो पिछले साल का जाके एनालिसिस करके देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, और बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।